नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में चर्चा इस बात की कि क्या देर रात तक बैठक करके कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खेमे ने मोदी और नीतीश की टेंशन बढ़ा दी क्या? सीट शेयरिंग वो फाइनल हो गई है और इसके लिए देर रात तक बैठक हुई है। और गोदी मीडिया वो लगातार क्या खबरें प्लांट कर रही है? खबरें ये चल रही हैं कि भैया घमासान मचा पड़ा है, सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है, कोई मुख्यमंत्री का पद मांग रहा है, कांग्रेस इतनी सीट मिल मांग रही है, कम्युनिस्ट दल, वाम दल वो रोड़े अटका रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आज सुबह हमने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी कि चल क्या रहा है भाई, तो पता चला कि कल देर रात जो बैठक हुई, देर रात तक जो बैठक चली, और कितने बजे से शुरू हुई ये बैठक? तो ये बैठक शुरू हुई देर शाम 7-8 बजे के आसपास। सब लोग पहुंचने लगे और उसके बाद से ये बैठक शुरू। और इस बैठक में सीट शेयरिंग पर लगभग फाइनल मुहर लग गई। यानी कि जो पहली जंग होती है ना, वो जंग महागठबंधन जीत चुकी है। तो एक तरफ तो चर्चा ये कि भाई इंडिया ने पटखनी दे दी, और दूसरी तरफ एनडीए का क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे। किसने कौन सी शर्त रख दी मोदी जी के सामने, मोदी जी के मंत्री के सामने, वो भी बताएंगे। और कौन खुले तौर पर सामने आ गया, बकायदा एक ट्वीट कर दिया और बता दिया कि भैया विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं और हम तो एकला चलो रे वाले भी हैं। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले भाव को ले आइए चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। भाव। नमस्कार। सबसे पहले भाव, हालांकि गोदी मीडिया लगातार ये चला रही है कि भाई इंडिया में घमासान मचा हुआ है, लेकिन एक मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल, उसके पोर्टल ने पता नहीं कैसे देर रात की वो खबर आज छाप दी है। वो भी जरा ले आइए। टीवी 9 की एक खबर है, वो हेडलाइन जरा दिखाइए, जरा ले आइए। हाँ, बिहार इलेक्शन, महागठबंधन में सीटों पर बन गई बात, विधानसभा चुनाव में ये होगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होगा वो फॉर्मूला भी लेके आ जाइए। ले आइए, जल्दी से ले आइए। हाँ, आरजेडी 130 से 135, कांग्रेस 55 से 58, वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी 14 से 18 सीटें, और लेफ्ट 30 से 32 सीटें। और नीचे ध्यान से देखिएगा, आरजेडी अपने खाते से जेएमएम को यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनको 3, और पशुपति पारस यानी कि एलजेपी चिराग पासवान के चाचा, उनकी पार्टी को 2 सीटें देंगी। हटा दीजिए और हटा दीजिए। बहुत कुछ और भी दिखाना है, लेकिन डिस्कशन को यहीं से ओपन करना जरूरी है आज। और इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया जब चिल्ला रही है ना कि सीट शेयरिंग फंस गई, सिर फुटअव्वल चल रहा है, कोई मुख्यमंत्री का पद मांग रहा है, भाऊ क्या कहेंगे इसे? पहली जंग जो होती है सीट शेयरिंग की, वो जीत लिया क्या आज महागठबंधन ने? नहीं, करीब-करीब मैं कहता हूँ कि जीत लिया है और ये जो टीवी 9 की खबर है, मुझे लगता है कि यही खबर सही है। रही कुछ दर्शक ये भी सोच सकते हैं कि जब आपके पास कन्फर्म खबर है, तो फिर सीटें क्यों नहीं बताते? 130 से 135, 55 से 58 ये आंकड़ा क्यों है? कई बार क्या होता हम्म। है स्वप्निल, जो सोर्स होता है आपका, वो आपको एग्ज़ैक्ट नंबर देता है। लेकिन वो बोलता है कि हाँ यदि ये एग्ज़ैक्ट नंबर आप लिखोगे, तो मैं फँस जाऊँगा। क्योंकि आपके जी। और मेरे संबंध सारी दुनिया जानती है, तो इसको थोड़ा-सा आप डिस्टॉर्ट करें, तो फिर आप इसको 1-2 आगे 1-2 पीछे करते हैं। लेकिन यदि मैं देखूँ कि जो संभावित सीटें भी हैं जो जो फाइनल हुई है, उसमें 130 से हाँ 135 आरजेडी, कांग्रेस 55 से 58, वीआईपी 14 से 18 और लेफ्ट 30 से 32। यदि मैं ये देखूँ, तो और इसका मैं आकलन पिछली बार की तुलना में करूँ, तो मुझे कुछ हम्म। खास ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। ज़्यादा कोई बड़ा फ़र्क दिखाई हाँ नहीं देता। यदि मैं हाँ, पिछले चुनाव की बात करूँ, लगा तब दे। एक सेकंड बाबू, वो स्क्रीन हाँ, पे भी लगवा देते हैं। लगा दीजिए हाँ, जरा, लगा पिछले चुनाव देते का हैं। ले आइए, इंडिया गठबंधन का। हाँ, ये ला ये देता हूँ। ये ये रहा। देखिए हाँ, तो ये देखो आप, राष्ट्रीय जनता दल को 144 सीटें दी थी तब, 75 वो जीती थी और उसका वोट परसेंटेज 23.11 था। उसके बाद कांग्रेस जी। को 70 दी थी, उन्होंने 19 जीती थी, वोट परसेंट
9.48 था। फिर भाकपा माले 19 सीटें दी थी, 12 जीती, 3.16 उसका वोट शेयर है। कम्युनिस्ट पार्टी 6 दी थी, 2 जीती थी, 0.83% 0.83% उसका वोट शेयर है। और भाकपा मार्क्सवादी 4 दी थी, 2 जीती थी, इसमें 0.65 यानी 65% उसका वोट शेयर है। यदि हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट को पिछली बार 29 सीटें दी थी, इस बार 30 से 32 है, तो करीब करीब आंकड़ा वही है। उसके बाद जी जी। आरजेडी आरजेडी 144 पे लड़ी थी। यदि आरजेडी इस बार 130 से 135 पे लड़ रही है, तो जो पिछली बार वीआईपी पार्टी जो थी वो इनके साथ नहीं थी। वीआईपी पार्टी पिछली बार एनडीए के साथ थी और उसके बाद एनडीए ने ही उनके साथ धोखा किया। बीजेपी ने उन्हीं के विधायक उठा लिए, उससे चिढ़ कर या उससे गुस्सा होकर वो पार्टी इंडिया गठबंधन में आई। तो उनको यदि 14 से 18 देना है, तो उसमें से मुझे लगता है कि आरजेडी ने थोड़ा-सा अपने कुछ सीटें कम की हैं, कुछ सीटें कांग्रेस ने भी कम की है और दोनों ने मिलके ये जो वीआईपी पार्टी है, इसको 14 से 18 मतलब 15 के आस-पास सीटें दी है। लेफ्ट का जी जी। स्कोर वही है। कांग्रेस पिछली बार 70 जीती थी, 19 स्ट्राइक रेट बहुत पुअर रहा और वोट परसेंटेज भी 9.48 रहा। लेकिन पिछली बार हम्म। और इस बार में बहुत फ़र्क है। गंगा में बहुत पानी बह गया है। पिछली बार राहुल गांधी की पोजीशन क्या थी और आज राहुल गांधी की पोजीशन क्या है? राहुल गांधी हाँ। क्राउड पुलर साबित हो रहे हैं बिहार में। तो पिछले बार 19 का जो स्ट्राइक रेट है, मुझे लगता है वो स्ट्राइक रेट सुधर जाएगा। वोट परसेंटेज भी थोड़ा मुझे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एंटी इनकम्बेंसी से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं और कांग्रेस के वर्कर्स भी गियर अप हुए हैं। जितना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम करने की कांग्रेस बात कर रही है, उसमें कांग्रेस यदि 55-60 सीटों पे भी लड़ती है और उसमें से उसका स्ट्राइक रेट 20 से 25 भी आता है, तो भी मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत विनेबल पोजीशन में होगी, क्योंकि कांग्रेस का हम्म। ये बढ़ेगा। और यदि जो दिखता है, जो भीड़ दिखी थी, वो यदि मतदान में कन्वर्ट होती है, तो कांग्रेस अपने 55-60 जो इनको रेंज में सीटें मिलेगी, उसमें से कांग्रेस यदि 30-32 सीटें ले आती, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका होगा। पिछली बार मुझे सबसे ज़्यादा भाकपा माले लिबरेशन का स्कोर मतलब स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा लगा। 19 लड़े और 12 जीते, लेकिन उनका वोट शेयर 3.16 था। दूसरी तरफ जनता दल का जो राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी, इसका वोट प्रतिशत 23.11 है और कांग्रेस का 9.48। जी। तो कांग्रेस का 10 भी पकड़ो तो 10 अ, करके आप यदि इसको 20 करें, तो कांग्रेस से डबल सीटें जीती थी। तो कांग्रेस का वोट शेयर हम्म जितना सीट लड़ी, उसके हिसाब से ठीक-ठाक आया ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इस बार स्थिति बदलेगी, कांग्रेस का वोट शेयर भी बदलेगा। तो इन्होंने बाय एंड लार्ज जो पुराना फ़ॉर्मूला है, उसी को एप्लाई किया और जो वीआईपी एडजस्ट किया, वीआईपी पार्टी को जो एडजस्ट किया, जो 14 से 15 देने की बात हो रही है उनकी, 14 से 18 का जो रेंज है, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा आरजेडी ने भी छोड़ा, थोड़ा कांग्रेस ने भी छोड़ा और दोनों ने मिलके इसकी पूर्ति की। जेएमएम का एक बहुत बड़ा झगड़ा था, लगातार गोदी चैनल जेएमएम को भड़का रहे थे कि वो अलग ही लड़ रहे हैं, उनको पूछा नहीं जा रहा है, उनको मीटिंग में बुला नहीं जी। जा रहा है। लेकिन जब मेरी हेमंत सोरेन से व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा जी। कि इससे कोई मायना नहीं रखता। कई बार हमारे भी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हम साथ में लड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं यहाँ इंडिया हम्म। गठबंधन में हूँ, बिहार में कोई बड़ा स्टेक तो नहीं है, लेकिन बॉर्डर में मेरा स्टेक है। जैसा आरजेडी का स्टेक होता है झारखंड में, वैसा हमारा भी स्टेक है बिहार में। तो वो आरजेडी हर के कोई साथ एकलव्य नहीं हो ज़्यादातर अपना सकता ना भाऊ। नहीं, एक एकलव्य नहीं हो सकता और दूसरी बात है मुझे लगता है कि वो आरजेडी के साथ उसका इक्वेशन अलग लेवल पे था। पिछली बार उन्होंने हाँ। आरजेडी को एडजस्ट किया था, इस बार आरजेडी ने एडजस्ट किया उनको। झारखंड में मैं हम्म आपको एडजस्ट करता हूँ, आप मुझे एडजस्ट करें। इसके तहत उन्होंने यदि 3 सीटें दी है जेएम को, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी सीटें मतलब ये एक अच्छा है और पशुपति पारस जो पिछली बार एनडीए गठबंधन के साथ थे, क्योंकि वहाँ पे एनडीए ने तो जैसा कि हमेशा बोला जाता है कि भाजपा तोड़ती है, जोड़ती नहीं। तो राजनीतिक दलों में भी साथ है। भाजपा के साथ भाजपा ने बेसिकली वो कुनबा तोड़ा पासवान का हम्म। और बेटे को अलग-थलग कर दिया और सर पे हाथ रख दिया पारस के। पारस को मंत्री भी बनाया केंद्र में और पारस के साथ पार्टी नहीं, भी चली गई। कुनबा तोड़ा और मैं तो पूर्वांचल से आता हूँ भाव, तो ताड़ के नहीं, पेड़ नहीं, पे चढ़ाया। बस चढ़ा है। तो लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई कि जब तक चुनाव आए, तब तक कि पारस भी एक मतलब पारस से ज़्यादा
हुँ, चिराग ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो फिर अच्छा चिराग ने भी बहुत कॉशियस राजनीति खेली, भले ही यंग हो, उन्होंने नीतीश के खिलाफ फ्रंट खोला लेकिन हमेशा अपने आप को मोदी का हनुमान कहा। तो कहीं न कहीं हाँ, हाँ, बैकडोर से एक उन्होंने दरवाज़ा खुला रखा था एनडीए के लिए, जिसका उनको फल भी मिला, जब बाद में 2024 के चुनाव हुए लोकसभा के, तो वो साथ में लड़े। लेकिन बीजेपी ने चिराग का बहुत बढ़िया यूज़ किया आरजेडी का नंबर डाउन करने में और स्थिति ये हो गई हुँ, कि आरजेडी जहाँ 70-75 पे थी, वो घट के 43 पे आ गई। तो सॉरी जनता जेडीयू दल का, यूनाइटेड जेडीयू को हाँ, कट ऑन करने में। हाँ, तो जेडीयू भी इस बार हाँ, कॉशियस है और अननोइंगली तब आपने सर पे हाथ रख दिया जेडीयू को खत्म करने के लिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आप किसी को तैयार कर रहे हो। आप कोई शूटर हुँ, को तैयार कर रहे हो, जब शूटर के ज़्यादा यूज़ हो लेता है, तो वो खुद ही अपना डॉन बन जाता है। तो अब चिराग डॉन बन हुँ, गए। अब चिराग जो है, हुँ, वो उनको समझ में आ गया कि वो बड़ी बड़ी ताकत है और वही इंडिया में आज के डेट में तकलीफ है। कुल मिलाकर हुँ, अब जो थोड़ी-मोड़ी निटी-ग्रिटी रहेगी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सीट शेयरिंग एकदम फाइनल फाइनल आंकड़ों पे हो गया है। अब इसके हुँ, बाद मुझे लगता है कि अगला होगा कौन सीटें कौन-सी किसको छोड़ी दी जाएगी। कुछ हाँ, सीटों हाँ, पे मुझे हाँ, लगता है कि ये होगा। रही मुकेश सहनी की बात तो ये बड़ा उछल रहा है कि मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनाना चाहिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनाना चाहिए। मुकेश सहनी भी जानते हैं कि जब तक चुनाव जीतेंगे नहीं, तो डिप्टी चीफ बनेंगे भी नहीं। पहले चुनाव तो जीत ले। चुनाव जीतने के लिए आपको वो एटमॉस्फेयर बनाना होता है। उन्होंने हुँ, डिप्टी सीएम माँगा होगा तो अ, कभी बोला होगा तो उसी को लेके जो विपक्ष है मतलब जो एनडीए गठबंधन है, वो लगातार उसको खाद डाल रहे हैं कि नहीं या आग में घी डाल रहे हैं कि नहीं, नहीं भैया ये तो सीएम डिप्टी सीएम माँग रहा है, डिप्टी सीएम माँग रहा है। डिप्टी सीएम किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, मंत्रालय क्या मिलेगा, ये पहले सीटें तो जीत के आए। इनको रिस्पेक्टेबल सीटें इस बार मिली है 14 से 18 उसमें से कितनी हाँ, सीटें निकाल पाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। पिछली बार इन्होंने सीटें निकाली थी लेकिन वो बीजेपी खा गया था। तो इस बार बीजेपी ने वो एमएलए हाईजैक कर लिए। तो वो इस बार बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या हाँ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनको तय करना होगा। यदि उप हुँ, मुख्यमंत्री बनना है तो फिर वो ये ऑफर तो वो भी दे सकते हैं, बीजेपी भी दे सकते हैं। या ठीक हमने बात। देखा कि आंध्र प्रदेश में 8-8, 9-9 उप मुख्यमंत्री थे। जब जगन रेड्डी की सरकार थी उसने 8-9 उप मुख्यमंत्री बना दिए थे। उप मुख्यमंत्री कोई पोस्ट नहीं होती, एक ओहदा होता है, लेकिन उसकी कोई मतलब महिला बाल विकास मंत्रालय ले लो और उप मुख्यमंत्री बनो। यूपी में 2-2 जी, उप मुख्यमंत्री हैं। उन 2 उप हुँ, मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा औकात बाकी मंत्रियों की है। ये भी हमने देखा। तो एक सिंबॉलिक होता है वो, तो ये डिमांड रखी लेकिन मुझे लगता है कि मुकेश सहनी भी साथ में लड़ेंगे। वो उप मुख्यमंत्री पद वाला कोई बात है नहीं। मुख्यमंत्री का चेहरा हुँ, तेजस्वी रहेंगे क्योंकि कांग्रेस किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। हालाँकि हुँ, हुँ, कुछ लोग जो बीजेपी के पेरोल पे है जो कांग्रेस में या बीजेपी के स्लीपर हुँ, सेल है कांग्रेस में, वो लगातार मुख्यमंत्री हमारा भी होगा, ये बोलते हैं। अरे आप सीटें ही लड़ रहे हो 55-58 वहाँ से कहाँ से मुख्यमंत्री माँग रहे हो? पहले सबसे पहले सरकार बदलो, सरकार सत्ता में आ जाओ। या इंडिया गठबंधन की हुँ, सरकार आना ज़रूरी है। यदि यही सरकार नहीं रही, तो फिर आपके हाथ से ये मेजर स्टेट भी जाएगा और इसके बाद बंगाल में तो आप वैसे ही खत्म हो गए हो। यूपी में खत्म हो गए ठीक हो। बात। ऊपर से देखिए आसाम एक आपके पास है जहाँ आप बड़ी एक विपक्षी पार्टी है। नॉर्थ ईस्ट में आप कहीं दिखाई नहीं देते। उसके बाद आप बंगाल में आ जाओ, बंगाल में गायब हो, बिहार में आप गायब हो जाओगे ऐसे ही सीएम करोगे तो। यूपी में भी आप नहीं के बराबर हो। और फिर आप नीचे चले जाइए, आप महाराष्ट्र एक अच्छा राज्य था आपका, वो आप गायब हो गए। आंध्र प्रदेश में आप गायब हो गए, आपके पास सिर्फ़ तेलंगाना बचा है। आपके पास हिमाचल हुँ, बचा है, आपके पास हरियाणा था, वो हरियाणा अपने हाथ से खुद गँवा दिया और अभी भी गँवा रहे हैं हरियाणा हाथ से। तो फिर कर्नाटक एक आपके पास है, लेकिन कर्नाटक एक दक्षिण का एक ही है जो आपके पास है। बाकी तमिलनाडु में आप बहुत छोटे पार्टनर हैं। केरल में लगातार लेफ्ट सत्ता में है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को भी देखना होगा कि आपका प्रेज़ेंस बना रहे या फिर आप हुँ, एकदम एलिमिनेट हो जाएँ। इसलिए मुख्यमंत्री पद ना राहुल गांधी ने और कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी नहीं बोलते मुझे लगता है बाकी लोगों के बोलने का कितना वेटेज नहीं है। पार्टी के हुँ, अध्यक्ष हुँ, है जो खड़गे जी, वो बहुत कॉशियस होके बोलते हैं या पार्टी के किसी जनरल सेक्रेटरी ने नहीं बोला कि हमारा मुख्यमंत्री ही चाहिए। ये स्लीपर सेल ही है कभी-कभी मुख्यमंत्री की उनको खुराक मतलब वो किसी मतलब वो अपने आकाओं के कहने पे कहते हैं कि मुख्यमंत्री माँगो ताकि यहाँ झगड़े हो जाए। इतना बड़ा क्लियर कट है आरजेडी का मुख्यमंत्री होगा, आरजेडी में तेजस्वी यादव का ही चेहरा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जहाँ तक हुँ, महागठबंधन की बात है, महागठबंधन में फ़ॉर्मूला बड़ा क्लियर है, सीट का बँटवारा हो चुका है। अब जो विधानसभा है, उसमें कुछ जगह पे ज़रूर विधानसभा की जब लिस्ट आएगी,
तब ज़रूर कुछ हम्म। उसमें होगी। कांग्रेस में आज पहले 50 सीट जो कांग्रेस अनाउंस शायद करने जाएगी बहुत जल्दी, उस 50 सीटों पे मंथन होगा उम्मीदवारों का, 1-1, 2-2, 3-3 आज नाम आए बैठक है हैं। भाऊ, आज बैठक है आज। दर्शकों को बता हाँ, दें, आज बैठक बैठक है। हाँ, बैठक है। इसका मतलब फ़ॉर्मूला आपका क्लियर है। कांग्रेस को ये भी पता है कि कौन-सी सीटों पे लड़ना है, इसीलिए कांग्रेस अब सीट आवंटन, क्योंकि पिछली बार जैसी गलती नहीं करेगी। जितने जल्दी आप हम्म। उम्मीदवारों का नाम दे दोगे, उतने जल्दी आपको ये होगा। कुछ पार्टियाँ होती है जैसी पीके अपनी पार्टी लेके आया। वो लोग इंतज़ार करते हाँ। हैं कि बाकी लोग जो नाराज़ हो जाएँ, वो मेरे पास आ जाए तो फिर मैं उनको टिकट दे दूँ। ऐसे कुछ राजनीतिक दल होते हैं कि जो उम्मीदवारों का इंतज़ार करते हैं कि कोई नाराज़ होके आए तो मैं वोट काटने के लिए उनको ये कर दूँ। लेकिन हम्म। कांग्रेस और आरजेडी मुझे लगता है महागठबंधन में करीब-करीब सब फाइनल हो गया है। अब हाँ। महागठबंधन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप चुनाव आयोग के साथ कैसे लड़ते हैं? दूसरी हाँ। बात है, आप जो धन यूज़ होगा उसके खिलाफ कैसा आप प्रोपगेंडा करोगे? और तीसरी, जो ₹10,000 ट्रांसफर हुए हैं 1 करोड़ इक्काई 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में, उसका आप नरेशन क्या बनाओगे? उसका नैरेटिव क्या हम्म। बनाओगे? उसके लिए आपको लड़ना होगा। 17 लाख नए वोटर्स हैं, उन वोटर्स को आप कैसे लुभाओगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी महागठबंधन के सामने भी चैलेंजेस है। लेकिन जो मेजर जो सबसे बड़ा चैलेंज था, सीट शेयरिंग का, कौन कितना लड़ेगा, ये फाइनल हो गया है। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन का अब क्लियर कट जो है वो पहला जो आपने कहा कि पहली जो इनिंग है, वो उनके नाम पे हम्म। हो गई, उन्होंने अपना पहला कर दिया। दूसरी तरफ हम्म। एनडीए, एनडीए में लग रहा अब था एनडीए कि आते हैं। देखिए नहीं नहीं हाँ, भाव, एनडीए एनडीए आते आते हैं हैं, हाँ, लेकिन जरा दर्शकों को फिर कुछ चीजें दिखाएं। अब हाँ। एनडीए आएंगे तो दिखाना पड़ेगा। अब 4 शर्तें हैं भाव। अब 4 शर्तें नहीं, वो किसने बाद में, रखी? बाद में, बाद में, अच्छा। बाद में। पहले अपने एनडीए का ज़रा खाचा खींचे, फिर उसके बाद आप हाँ। एक-एक के शर्तों पे आ काचा जाएँ। खींचे। एनडीए में आरजेडी, बीजेपी का कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि वो बराबरी हम्म। से सीटें लड़ेंगे। 1-2 सीटें सिम्बॉलिकली क्योंकि हम बड़ा भाई बनना चाहते हैं इसलिए 2 सीटें हमको ज़्यादा दो, वो कोई मायना नहीं रखती। हम्म। लेकिन ये बराबरी से लड़ेंगे। पिछली बार का यदि स्ट्राइक रेट भी देखा जाए, तो बीजेपी का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। बीजेपी करीब-करीब 74 सीटें जीती थी, तो हम्म। और जेडीयू सिर्फ लगा 43 सीटें दीजिए जीती। स्क्रीन पे, पिछली तो ये पिछला एनडीए का क्या पिछला था पिछला आंकड़ा? क्या था ज़रा हाँ। लगवा दीजिए। देखिए पिछली बार हाँ। एनडीए की यदि बात कहूँ मैं, तो जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और उसके बाद क्या हुआ 115 लड़ने के बाद भी 15 लड़ने के बाद भी उनका जो स्ट्राइक रेट था वो मात्र 43 था। वोट शेयर 15.39 था। और भारतीय जनता पार्टी ने 110 पे लड़ा और 74 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रहा, 19.46 उनका वोट प्रतिशत रहा। मैं वोट प्रतिशत पे आऊँगा क्योंकि ये बहुत फिर विकास इंसान पार्टी थी वहाँ पे, वीआईपी जो इस बार वहाँ पे है, वीआईपी को उन्होंने 11 सीटें दी थी जिसमें से 4 जीती थी और उसका वोट शेयर 1.52 था। और जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है मांझी का, वो 7 सीटें लड़ी थी उसमें से 4 जीती थी। और उसका वोट शेयर था 0.89। अब आप एक बात देखिए ज़रा ध्यान से, ये यदि चार्ट आप देख रहे हैं, तो इसमें जनता दल यूनाइटेड ने 43 सीटें जीती और करीब-करीब उनका साढ़े 15% वोट शेयर बनता है और बीजेपी ने 74 सीटें जीती और उनका साढ़े 19% वोट शेयर बनता है। तो इसमें यदि फ़र्क है, तो मात्र 4 पॉइंट का 4% का फ़र्क है। 4% में सीटें डबल हो गई बीजेपी की। ये इसलिए हम्म। हुआ, वोट प्रतिशत में डिफरेंस सिर्फ 4% का है। 74 सीट, वहाँ 43 सीट और वोट प्रतिशत में 4% ज़्यादा है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का एकदम सीट कम हो गई क्योंकि वहाँ चिराग पासवान ने खेल कर दिया था। चिराग पासवान ने कई सीटों पे जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुँचाया। उसके चलते जनता दल यूनाइटेड 43 पे निपट गई। तो ये चिराग पासवान वाला जो खेल है, तो इस बार उनके पास वीआईपी पार्टी नहीं है, मुकेश साहनी वाली, तो उसके जगह जी। चिराग पासवान आ गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि चिराग पासवान को 11 सीटें तो दे नहीं सकते आप, जो आपने वीआईपी पार्टी को दी थी और पुराना फॉर्मूला हम्म। वही रखे। तो अब दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जनता दल यूनाइटेड ने उतनी 115 सीटें कैसी लड़ सकता है क्योंकि जब उनको मालूम है उनका स्ट्राइक रेट एकदम 43 पे आ गया।
तो सुनने में आया कि ये 100-100 सीटों का एक फार्मूला तय हुआ कि 100 जनता दल हम्म यूनाइटेड लड़ेगी, 100 भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और यूनाइटेड जनता दल जो है वो बड़ा भाई बनना चाहता है, इसलिए 103 सीटें, 3 सीटें ज़्यादा देंगी वो। चलो आप 103 हम्म सीटों पे लड़ो, तो 3 सीटें ज़्यादा होगी तो एक सिंबॉलिक होगा कि हम बड़े भाई हैं, हम ज़्यादा सीट पे लड़ रहे हैं, हम बड़ा दल है बिहार में। तो एक हम्म वो दूसरी बात बीजेपी 10 सीटों पे लड़ेगी, 100 सीटों पे लड़ेगी और उसके बाद अब जो विकासशील इंसान पार्टी थी वीआईपी, वो चली गई है इंडिया गठबंधन में और यहाँ चिराग पासवान आ गए। चिराग पासवान मांग रहे हैं 40 सीटों के आसपास। अब यदि ये हम्म 103 सीटें और 100 सीटें लड़ते हैं, तो ये होता है 203। तो 203 के हम्म बाद 40 सीटें बचते हैं। यदि 40 की 40 सीटें चिराग पासवान लड़ेंगे, तो फिर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ये क्या लड़ेगा जीतन मांझी का। अब सवाल है कि जीतन मांझी जो है, वो मांग रहे थे 10 सीट। अब 10 सीट वो इसलिए मांग रहे हैं कि उनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन में वो रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम इतने सालों से पार्टी बना के बैठे हैं और रिकॉग्निशन नहीं है। तो जितने ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे तो उतना वोट परसेंटेज हमारा आगे आएगा। वोट परसेंटेज हमारा बढ़ेगा तो हमें रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। वो सारी लड़ाई उसके तरफ है। लेकिन एक बात तय है कि जीतन मांझी को अपनी 7 सीटें तो मिली जाएगी जिसपे वो पहले पुराने इसमें लड़े थे। वो 2 सीटें और मांग रहे हैं गया के, एक अतरी और शेरघाटी। ये 2 में से 1 सीट भी उनको एडजस्ट कर ली, तो वो 7 की जगह 8 सीटें हो सकती है। इससे ज़्यादा गठबंधन देना नहीं चाहते और सारी बात इसी पे लड़ी है। मांझी ने कहा नहीं तो मैं 100 सीटों पे लड़ दूँगा। और 100 सीटें ऐसी है जहाँ हम्म मेरे 10 से 15,000 वोट है तो मैं खेल बिगाड़ दूँगा। अब वो खेल बिगाड़ना भी नहीं चाहती एनडीए। तो मांझी को समझाइश का दौर चल रहा है, कुछ बाकी प्रॉमिस भी कर लिए जाएँगे उनको कि भाई आपको ये हाँ इतने मंत्री पद ज़्यादा देंगे, आप एक बार चुनाव तो लड़िए। 4 सीटें पिछली बार आई थी, इस बार 5 आपको जो 7 सीटें दी थी, उसकी जगह हम 8 सीटें देते या 9 सीटें देते। 2 गया की क्योंकि गया से वो सांसद भी है, तो वो चाहते हैं कि अतरी और शेरघाटी ये 2 उनको हाँ मिले और एक में से उनमें से एक मिलने का है क्योंकि जो सिटिंग विधायक है, यदि वो बीजेपी के होंगे या जनता दल यूनाइटेड के होंगे, तो वो क्यों सिटिंग विधायक को अपने ये करेंगे? ये बड़ा बस मसला पड़ रहा है वहाँ पे सीट शेयरिंग में। जी तो एक आध सीट गया की सुनने में आया कि उनको दी जाएगी, तो यदि उनमें से एक सीट भी मिलती है, तो ये 7 की जगह 8 हो जाएँगे। तो इससे ज़्यादा उनको कुछ मिलना नहीं है। और लेकिन हम्म जद्दोजहद ये है कि जतिन राम मांझी पूरे अड़े हुए हैं कि मेरे को 10 सीटें चाहिए और मुझे लगता है कि 8 सीटों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे तो उनके लिए विन-विन पोज़ीशन है। अब बात आती है जी चिराग पे। हम्म चिराग के साथ बड़ा अजीब मामला हो गया क्योंकि चिराग क्या है ये चिराग को भी पता नहीं था। हम्म चिराग को बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ इनडायरेक्टली यूज़ करके उसकी हनुमान को अहमियत शक्तियां बढ़ा दी। याद आ गई भाव। बस। वो पिछला चुनाव ये चिराग यदि वो अपने आप को हनुमान कहता है, तो पिछला चुनाव हाँ हनुमान चालीसा पढ़ी गई उसके पास और उसको ताकत समझ हाँ में आ गई। उसी ताकत के हाँ बलबूते पे उसने 5 सीटें माँगी लोकसभा की और 5 ली और 5 जीत गए। तो उसकी ताकत और बढ़ गई। हनुमान चालीसा का दूसरा पाठ हो गया। अब उसके बाद जो घमासान हो रहा है, वो ये कि वो माँग रहा है 40 सीटें। और वो 40 सीटें पूरी ताकत के साथ माँग रहा है। और यदि आपने उसको 40 सीटें दी तो फिर इसको क्या देंगे? इसको देने के लिए इनके पास 30 सीटों से ज़्यादा सीटें है नहीं। 30 से हम्म। ज़्यादा सीटें है नहीं लेकिन वो ज़्यादा माँग रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अच्छा, दूसरी बात है कि भाई 30 भी 2015 में नहीं है भाव। भाव भाव 30 भी नहीं है। भाई उपेंद्र कुशवाहा को भी तो कुछ देंगे आप। भई उपेंद्र कुशवाहा को भी 3-4 दे दी तो मतलब 20-25 सीटें हैं उनकी जब उपेंद्र कुशवाहा हाँ को 4 से 5 सीटें मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके पास ये है कि आप जो 2015 में पासवान लड़े थे हम्म बीजेपी के साथ मिलके, बीजेपी और पासवान साथ थे, तब इनको दी गई थी 43 सीटें। हाँ चिराग का सारा फोकस इन 43 पे है। हम्म वो 43 माँग रहा है हम्म और वो मांझी जैसा एकाध सीट पे चुप नहीं रहेगा। ना सवाल ही पैदा नहीं तो होता। तेवर अलग है तो भाव। तेवर अलग है। दूसरी बात हम्म मांझी के लिए ये है कि मैं खेल बिगाड़ दूंगा वाली बात है। हाँ हाँ
तो मैं 100 सीटों पे लड़ लूंगा, चलो मेरा वोट परसेंटेज आ जाएगा, मेरे को एक भी नहीं सीट आई चलती है। हाँ, इसका इसका खेल अलग है। इसके लिए पीके भी दरवाजे खोल के बैठे हैं। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली प्रशांत किशोर जिन्होंने 100 सीटों पे लड़ने का तय कर लिया, यदि उसके साथ चिराग जाते तो दोनों मिलकर 200 सीटें लड़ सकते। अच्छा, एक चीज और भी है बाबू। पीके ने अब तक भाजपा के नेताओं पे हमला किया है। पीके ने अब तक जनता दल यूनाइटेड के नेताओं पे हमला किया है। गौरतलब है कि चिराग पासवान पे अब तक कोई हमला नहीं हुआ पीके की तरफ से। देखिए, पीके स्ट्रेटेजिस्ट है। पीके को मालूम था हम्म। कि ये मामला फंसेगा। हम्म। अब हाल ही में जो एक फंक्शन हुआ रामविलास पासवान के नाम का, हाँ। उस बारे में तो उन्होंने खुल के बोला, हम्म। हम्म। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये हमारा फॉर्मूला है और हम इस पे काम करेंगे। अभी आज जब ट्वीट मेरे भी पिताजी के दिखाएंगे। सपने, अभी फिर हाँ, से उन्होंने कुछ दिखाइए बोला है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, ट्वीट दिखाइए, दिखाइए। ले आइए जरा, ट्वीट ले आइए। हाँ, ये रहा। चिराग पासवान जी ने आज ट्वीट किया। वो लिखते क्या हैं? पापा, आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं। बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है उसे धरातल पर उतारने का। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है। आगामी चुनाव आपके संकल्प को पूरा करने का अवसर है। बिहार को नई दिशा देने, हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है। आपके द्वारा बनाई गई, और यहां से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, आपके द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का सपना है कि आगामी चुनाव में आपके सपनों को पूरा किया जा सके। हटा दीजिए भाव, ये जो नीचे की बातें थी ना, चिराग पासवान कहते हैं खुद को हनुमान। हमको लग रहा है हनुमान नहीं, अब वो अंगद बन गए, पैर जमा लिया। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान युवा है। वो हाँ। अपना भविष्य देखता है बिहार की राजनीति में। हम्म। केंद्र की राजनीति उसका फोकस नहीं है। उसे पता नहीं, है कि नहीं। मैं बिहार में जिंदा हूं तो मैं सब कुछ हूं। और बिहार में एक वैक्यूम है। हम्म। जनता दल को वो वैक्यूम के रूप में दिखाई देख रहे हैं ठीक बात। कि जनता दल का जो डिटोरिएशन हो रहा है, उसकी जगह मैं ले सकता हूं क्या। तो उसका हम्म। आत्मविश्वास बढ़ा है और उसकी आकांक्षाएं बढ़ी है जी। और उसका एक कनेक्ट है वोटरों के साथ। हम्म। हम्म। तो उन सारी चीजों को भूलने के लिए, और दूसरी बात है, तेजस्वी, राहुल, इनके बराबरी में वो अपने आप को देखता है। युवा है, हाँ। विजन के साथ हम्म। चलता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स है। और ये मात्र 40 सीटों पे नहीं है, उसकी डिमांड और भी है। हम्म। बाकी भी डिमांड कर रहा है वो। ये सिर्फ सीट बंटवारा नहीं है, उसे एक हाँ, वो राज्यसभा ले, भी चाहिए। चार वो भी शर्तें भी दिखाइए। हैं। चार शर्तें भी लगा दीजिए जरा स्क्रीन पे। चार शर्तें रखी कर चिराग पासवान ने। ये चार शर्तें हैं एनडीए से, चिराग की चार डिमांड्स हैं। हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती गई 5 सीटों के प्रदर्शन के आधार पर पार्टी को विधानसभा में सम्मानजनक सीट दी जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर को मिले वोट प्रतिशत को भी सीट बंटवारे के मापदंड में शामिल किया जाए। एलजेपीआर की जीती हुई हर लोकसभा सीट के अंतर्गत कम से कम 2 विधानसभा सीटें पार्टी के खाते में आए। गोविंदगंज से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत एलजेपीआर के कई वरिष्ठ नेताओं की सीटों को लेकर भी पार्टी ने अपनी दावेदारी रखी है। और अब भाव बताएंगे और क्या क्या डिमांड चिराग पासवान कर रहे हैं। हटा दीजिए इसे। ये तो सीटों को लेकर है एक उनकी। एक राज्यसभा में हाँ। मांग रहे हैं वो आने वाले समय में। विधान परिषद में हम्म। भी अपना कोटा मांग रहे हैं। हम्म। उससे ज्यादा जो है, अभी देखिए, आगे पीछे चिराग को आप संभाल भी लीजिएगा। चिराग को समझा के, सपोज आपने अब 203 सीटें गई, 40 सीटें बची। 40 में से हम्म। आपने 9 सीटें दे दी उसको, जतिन राम मांझी को। फिर आपके पास बचती है 31 सीटें। 31 में से आपने 5 दे दी इस दूसरे को, फिर अभी बचती है 25, 30, 25 सीटें। तो चिराग को आप 25 पे ले भी आओगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है,
चिराग जो सीटें मांग रहे हैं वहां कई जगह क्लैश हो रहा है। चिराग चिराग उन सीटों पे चिन्हित कर रहे हैं जहां नंबर 2 पे थे पिछली बार, जहां जनता दल यूनाइटेड का यदि सीट जीता हुआ विधायक है और वहां नंबर 2 पोजीशन पे यदि चिराग है, यदि वो चिराग को सीट छोड़नी है तो जनता दल यूनाइटेड को सीट छोड़नी होगी। तो जनता दल अपना जीता हुआ उम्मीदवार की सीट कैसे छोड़ेगा? मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं वो नंबर ऑफ सीट से ज्यादा चॉइस ऑफ सीट्स पे है। जी कई सीटें हैं और सारा क्लैश उस पे है। जी जी। कुछ सीटें बीजेपी की भी जा रही है जहां चिराग नंबर 2 पे है। हम्म तो क्या दोनों राजनीतिक दल उसको करेंगे? अच्छा, आप चिराग को एकदम छोड़ भी नहीं सकते। हालांकि एक इक्वेशन ये भी बताता है कि भाई जो सेफोलॉजिस्ट है, मैंने कुछ रिपोर्ट्स वो भी पढ़ी कि सवर्ण और दलित और ये सब मिलके यदि देखा जाए तो 52% के वोट जो है वो उनके पास है, बीजेपी के पास है और जनता दल यूनाइटेड के पास है। ये परसेंटेज हम्म कभी काम नहीं आते, मतलब मैं इस पे नहीं जाता हूँ। यदि हम्म ऐसे ही जाना होगा तो आपने देखा होगा कि परसेंटेज कम है लेकिन सीटें, परसेंटेज ज्यादा है लेकिन सीटें कम हो जाती कई बार। जी मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि बीजेपी चुनाव हार गई थी और वोट परसेंटेज ज्यादा था बीजेपी के पास, जी और कांग्रेस सत्ता में आई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। बाद में अलग है कि वो पार्टी तोड़ के फिर बाद में बीजेपी सत्ता में आई। जी। लेकिन वस्तुस्थिति तो यही है कि वोट परसेंटेज आपका कितना है। और वो, क्योंकि जातीय समीकरण ठीक है, कुर्मी सारे उनके साथ जाएंगे, लेकिन एक अच्छा कुर्मी का उम्मीदवार आरजेडी देता है तो हम्म। वो आरजेडी को फायदा होता है। हमने लोकसभा में भी सही बात। देखा, अखिलेश ने यादवों को, बहुत कम यादवों को टिकट दिया, नॉन यादव को टिकट हम्म। ज्यादा दिया। तो उसमें हुआ ये कि हम्म। नॉन यादव का वोट भी उसको मिला और यादव तो समाजवादी के साथ थे तो उन्होंने भी वोट दिया। वो तो साथ ही है। हाँ हाँ। तो वो कई चीजें उम्मीदवार पे डिपेंड है। तो जी। यदि यही 50% रहता तो फिर पिछली बार हम्म जो जनता दल यूनाइटेड 43 पे नहीं आती। हम्म। पिछली बार चुनाव में सिर्फ एक पार्टी थी आरजेडी जिसने अपना नंबर इंटैक्ट रखा, अपना हाँ स्कोर हाँ। वैसे की वैसे ही रखा जो पुराने चुनाव का था, 2020 हम्म। का था, मतलब 2020 के पहले 2000, 15 लेकिन 15। 15 का था। इस बार जो है 15 के बाद 20 में उन्होंने परफॉर्मेंस रिपीट किया। 20 के बाद जो 25 में यदि परफॉर्मेंस रिपीट करते या थोड़ा बढ़ के भी आता है तो वो गेन है उनके लिए। लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड 2015 के बाद 2020 में एकदम आधी हो गई थी, क्या वो 2025 में गेन करेगी या आधी की आधी हो जाएगी? सवाल ये है। हम्म। सवाल ये। इस बार जी। पीके नाम का एक फैक्टर आ गया जो पहले नहीं था। हम्म। पीके केजरीवाल भी है यदि भाव एक सवर्ण, फैक्टर। केजरीवाल, मुझे लगता है कि केजरीवाल 1% भी वोट मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, तो मुझे वो इतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि हाँ केजरीवाल फिर हाँ। भी आउटसाइडर है। हम्म। केजरीवाल आउटसाइडर है वहां पे, हाँ। लेकिन और वहां पर सीमांचल के इलाके में हाँ, ओवैसी भी है, पिछली बार 5 सीटें जीती थी ओवैसी ने। जीती हालांकि थी, 4 लेकिन बाद वो में आरजेडी में आ गए थे। आरजेडी में बेसिकली ओएसी उन उम्मीदवारों पे दाव लगता है वो जिताऊ होते हैं। हाँ एक्चुअली। नाराज नाराज लोगों का बेसिकली ओएसी की पार्टी कई जगह कोप भवन का काम करती है हाँ कि सारे लोगों को आपके कोप भवन में दे दो और यहाँ टिकट दे दो। ओएसी का यदि वोट बैंक होता और ओएसी अपने भरोसे लोगों को लाता तो लोग हाँ छोड़ के नहीं जाते हाँ। आरजेडी में, क्योंकि वो हम्म। आरजेडी के लोग होंगे, उनको टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज होकर यहाँ आ गए, उसके बाद वापस चले गए अपने पार्टी में। हाँ। ये शरद पवार की भी पार्टी कई बार बिहार में भी सीट लेती है, कभी गुजरात में भी सीट लेती है। शरद पवार महाराष्ट्र हम्म। से छोड़ के कहीं नहीं है, लेकिन बाकी जगह ये हम्म। सब कोप भवन के चक्कर में सीटें उठा लेते हैं। कोप भवन का दरवाजा खोल दो, सारे नाराज लोग आ जाए, उसमें से एक आध को दे दो, हाँ। एक आध जीत जाता है, आपका प्रेजेंस हो जाता है। वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर सिंह लगातार एनसीपी के टिकट पे चुनाव लड़ते रहे, गोरखपुर से, कैंपियरगंज से। मैंने वही तो कहा, तो ये सब कोप भवन वाले लोग हैं, तो मैं उनको हाँ लेकिन प्रशांत किशोर के साथ प्रॉब्लम है कि प्रशांत किशोर भूमिपुत्र है, हाँ। बिहार के है, और उसका अपना एक विजन है, वो अपनी अपना पॉलिटिकल एक पार्टी विजन है, बना रहा है, उसका विजन है। हाँ। विजन है। दूसरी बात, पीके एक ब्रांड नेशनली बन चुके थे बन इलेक्शन चुके थे। मैनेजमेंट में, हम्म। तो उनके नहीं, ऊपर एक ब्रांड, आभा वो है। ब्रांड मेकर रहे हैं भाऊ। वो ब्रांड नहीं मेकर नहीं रहे, उन्होंने मोदी नहीं नहीं, तक को समझ ब्रांड गए, बनाया एक समय पे। नहीं 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 नहीं,
ये गलत बात है हाँ, तुम्हारी। हाँ, चुनाव देखो, कोई भी मार्केटिंग मैनेजर ब्रांड मेकर नहीं हाँ, होता। अच्छा, एक आध ब्रांड यदि अच्छा बन जाता है और जब ब्रांड बिकने लगता है तो उसका सेल हुँ, डबल कैसा किया जाए, वो ब्रांड हाँ, कॉम्पिटिटर से आगे कैसा खेला जाए, ये मार्केटिंग मैनेजर करता है। तो हुँ, क्या हुँ, ममता ब्रांड नहीं थी पहले? हाँ, ममता ठीक बहुत बात है। बड़ा ब्रांड थी, लेकिन ममता ने हुँ, किया क्या? नरेंद्र मोदी को इन्होंने गुजरात में चुनाव लड़वाया था ना? नहीं, नरेंद्र नहीं, मोदी नहीं, को इन्होंने नेशनल लेवल पे मदद की, तो बीजेपी पहले ही ब्रांड था नेशनल लेवल पे भाई। बीजेपी की केंद्र में हुँ, सरकारें थी, रह चुके हैं, ठीक बात। रह चुकी थी। तो ये हुँ, ब्रांड था, इसने सिर्फ उसको पुश किया। हुँ, 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 नए युवकों में क्या किया जा सकता है? तो अभी क्या है, जो नया यूथ है, जो 17 लाख नए वोटर्स है, वो पीके की तरफ से, हुँ, खासकर शहरी वोटर पीके को बड़ा अच्छी तरह से देखते हैं। हुँ, हुँ, दूसरी बात जो है, पीके को जो ब्राह्मण वोट है, सवर्ण वोट जो है, क्योंकि बिहार बगैर जाति के नहीं होता। बिहार में आप वो जाति-वाति का समीकरण के बगैर काम ही नहीं जी, होता। तो सवर्ण जो है वो पीके के साथ हो रहे हैं। शहरी मतदाता थोड़े पीके के इसमें है। तो पीके किसके वोट काटेगा? शहरी और युवा के हुँ, काटेगा या एजुकेटेड लोगों के काटेगा? तो क्या वो बीजेपी का वोट काटेगा? ये बीजेपी के लिए भी टेंशन है। अब चिराग हुँ, पासवान और हुँ, दोनों मिलके जाते हैं तो फिर ये एक नया फोर्स तैयार हो जाएगा। ये यदि दोनों मिलके खुदा ना खास्ता 10-15 सीट लेके आए तो ये तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी। ठीक बात है। तो कई इक्वेशन है, इसलिए चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान एक ऐसा डिफिकल्ट नट टू क्रैक हो गया है और सारी राजनीति चिराग के आसपास घूम रही है। हुँ, तो जब ठीक तक बात। चिराग चिराग को ये खुश नहीं करते तब तक ये गठबंधन का टिकट का फार्मूला आगे नहीं बढ़ता। ऐसा हाँ, झगड़ालू या ऐसा गेम स्पॉइलर इंडिया गठबंधन में नहीं था। वह आरजेडी इंडिया है, गेट। कांग्रेस है। लेफ्ट की हुँ, 30 सीटें लेफ्ट के पास है। हुँ, वहां से जो वीआईपी आई है उसको उन्होंने दी, वहां आपको इतनी लड़ी थी, इतनी यहां लड़ लो, हुँ, एक आध सीट हुँ, ज्यादा ले लो। हुँ, तो उनके लिए एडजस्टमेंट बहुत इजी है। और इसके बाद क्या है, जितनी अब कांग्रेस को भी समझ में आ गया, कम सीटें लड़ो, ज्यादा फोकस करो, ज्यादा जीतो। हुँ, 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 अभी इस बार यदि आपने 55 सीटें ली और उसके जगह 20-25 सीटें आई तो ये आपका स्कोर बहुत, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। लेकिन आप 100 सीटों पे लड़के 19 सीट लाते हो, ये आपके लिए भी हास्यास्पद है। ठीक बात। आपका रेवेन्यू बढ़ता है, आपका पैसा ज्यादा खर्चा होता है, आपका फोकस हुँ, डिफोकस हो जाता है। हुँ, आपके सारे जो नेता है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे लिमिटेड सीटों में। हुँ, माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो कांग्रेस बिहार में कम सीटें लड़ना है कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। हाँ, कम, क्योंकि अल्टीमेटली 2015 सीटें उसका एग्ज़ाम्पल है भाऊ। कितनी सीटें ज्यादा लड़ते वो मायना नहीं रखता है। हुँ, 2015 में देखिए ना क्या हुआ था। 41 सीटें लड़ी 27 थी, सीटों 27 हाँ, जीती थी। 27 ये स्ट्राइक रेट है, सही हुँ, कहा आपने। 2022 में फिर 70 जीती तो 19 आ गई। बताइए, वहां से डबल सीटें हो गई या आधी हो गई। आधी हो तो ये मुझे लगता है कि सही 41 से लेके आपको 55 सीटें मिलना, मतलब आपकी 14 सीटें बढ़ी है। तो आपका हुँ, कम से कम 27 में से 20-22 सीटें भी आ गई तो कम से कम मुझे लगता है कि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर होगा कांग्रेस का। हुँ, ठीक बात, ठीक बात। बहुत शुक्रिया भाऊ और कुल मिलाकर आज की तारीख में स्थिति यही नज़र आ रही है बिहार में कि भले ही मोदी जी ने रेवड़ियाँ बाँट दी हों, हज़ारों करोड़ रुपए बाँट दिए हों, लेकिन भई जो हनुमान था ना, वो अब अंगद की तरह पैर जमा चुका है क्योंकि उसको अपनी शक्तियाँ याद आ गई। वो शर्तें भी रख रहा है, उसने दूसरे विकल्पों से भी शायद सीक्रेट डील भी कर रहा होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेके जो खबरें चलाई जा रही थी कि भई सब फँस गया, कोई उप मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो मैं चलते-चलते दर्शकों को बता दूं कि आज ये स्टोरी करने से पहले मैंने स्वयं भी फ़ोन किया और जानकारी ली और एग्ज़ैक्ट टाइमिंग की जानकारी ली कि भैया कितने बजे तक बैठक चली, कितने बजे लोग पहुँचे और उसके बाद आप तक ये खबर लेकर आए। तो इतना तय है कि इंडिया गठबंधन में तो सब मंगल हो गया। अब देखना ये है कि जिस पार्टी के मंगल पांडे जी हैं यानी कि मोदी जी, वहां पे कब तक मंगल होता है।
अभी के लिए इजाजत दीजिए हमें, जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। बहुत शुक्रिया भाव।